Hey friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, gravitation we are discussing and actually we had completed this chapter. I'm going to discuss some different MCQs which I had chosen from the different topic so that you get some idea about the MCQ. And more practice for the MCQ for the JEE students is material I'm going to give you for that. Okay. So let's start friends from the MCQ number one. So MCQ number one, you can see in your screen that the question is which of the following has the unit of Newton meter square per kg square. तो आपको क्या करना है कि यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द ऑल द गिवन क्वांटिटीज. जैसे लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किसी को पता है फ्रेंड्स? एनीबॉडी नो द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? kg meter per second square. द रॉन्ग आंसर. kg meter per second square will be the unit. Linear momentum will be equals to kg meter per second only. Okay. Okay sir. चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है एंड न्यूटन का मतलब होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बचा कौन? तो बोले जी बचा, कैपिटल जी. तो क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिट ऐसा होता है? यस, आप अगर एक बार आप वो इक्वेशन लिखते हो, कौन सा वाला इक्वेशन? F is equal to m1 m2 by gm1 m2 upon r square. So you will definitely get this unit. Okay. यस सर. So if you write down this equation, F is equals to g mama upon r square. So making g subject to equation, it will be f into r square upon m1 into m2. So this is indicating the unit should be a Newton meter square per kg square. It is, we had discussed not first time, many times we had discussed about this. Okay. चलो second question पे आ जाओ. The second question, देखो, what kind of the relation between the kinetic energy and the orbital radius of a satellite. चलो, सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी एंड ऑर्बिटल रेडियस के बीच में रिलेशन कैसा है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट के सारे जितने भी एनर्जी है उसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है. बताओ, कोई मुझे बताएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या था सैटेलाइट का? पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmem अपॉन r. एग्जैक्टली, द पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस जी मामा अपॉन आर. तो उसका अगर हाफ 1/2 करेंगे तो टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी मामा अपॉन 2. और ये माइनस निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी. kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी. और अपार्ट फ्रॉम दैट एस्केप एनर्जी वाज आल्सो द सेम. तो सैटेलाइट के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड कर दोगे, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे तो वो एस्केप हो जाएगा. तो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला भी वही है, काइनेटिक एनर्जी जैसा ही है. मतलब जितना, सपोज के सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो हम बाहर से दूसरे अगर 100 जूल एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एस्केप हो जाएगा. वो सब आपको पता है. बट ऑल द एनर्जीज, फॉर ऑल द एनर्जीज वी हैव द रिलेशन दैट ऑल द एनर्जीज, कोई भी चाहे पोटेंशियल पूछे, चाहे काइनेटिक पूछे, चाहे टोटल एनर्जी पूछे, बट आप देख सकते हो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. Is it okay? But more precisely I should say, Yes. more precisely I should say, kinetic energy proportional to 1 upon r, but the potential energy and the total energy should be written as a proportional to minus 1 upon r. Okay. यस सर. चलो चलो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. देखो क्या लिखा हुआ है. If the gravitational acceleration at the surface of the earth is 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो हमको दिया हुआ है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है.
what is its value at a height equals to the diameter of the earth's from the surface. देखो हाइट पे जाना है, बट हाइट इक्वल्स टू डायमीटर, मतलब हमको ऐसा दिया हुआ है कि h का जो वैल्यू है ना वो 2r जितना है, डायमीटर जितना है। तो चलो सोच के बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एट द हाइट h I want to find the greatest acceleration. So which formula should I use? GM upon GM RE. upon RE plus H. क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ फ्रेंड्स? मुझे सोच के बताना, क्या ये यहाँ पे वैलिड होगा? ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा? बताओ। No, sir. H is No, not sir. valid. No, H it is is not equals to valid RE. because here h is not so much less than re. In fact h is equals to 2 re, so we cannot apply this formula. तो ये तो निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है and that was a जमी कि ना जमी। So this is the formula. Am I right, friends? Is that clear? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे हमको दिया हुआ है कि h का वैल्यू कितना है भैया? 2R. 2r, तो ये हो जाएगा 2R. मैं re plus 2re, तो can I say it is a 3re the whole square? 3RE. Yes, the sir. whole square. Yes, sir. तो फिर क्या हो जाएगा भैया? तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 GME अपॉन RE स्क्वायर। बट ये GME अपॉन RE स्क्वायर तो क्या है भैया? Small GE. दैट इज द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन है भैया, एंड दैट इज गिवन एज अ 9.81। तो इसको 9.81 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1.09 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फॉर द गिवन हाइट द एक्सेलरेशन शुड बी दिस मच। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes. Sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया होता है, मैं जो आपके एक्सरसाइज के मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो मैं एमसीक्यू देता हूँ ना, तो मोस्टली मेरा ऐसा ट्राई होता है कि जितने भी टॉपिक है वो उसके बेस पे एक आध दो क्वेश्चन आ जाए, तो आप आफ्टर दैट यू कैन थिंक अबाउट दी अदर क्वेश्चंस। ओके चलो, फिर भी एट द एंड ऑफ द सिलेबस आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रिसाइज नोट्स फॉर दी एमसीक्यूज, जिसमें आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकोगे। Okay, so come to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, क्या sir. लिखा है? If the gravitational potential at the earth surface is a phi e, देखो पोटेंशियल अर्थ के सरफेस पे phi e दिया हुआ है। चलो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे? माइनस GME अपॉन RE। माइनस GME अपॉन RE। वेरी गुड, कौन बोला? हेत पार्टी वाला। वेरी गुड। अब क्या पूछा है देखो, what is the gravitational potential at the height from the earth surface equals to its radius। मतलब मुझे ये हाइट है ना वो रेडियस जितना है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? चलो, तो एट h height the new potential can be given by minus GME upon R, where R can be written as a RE plus H. RE plus H. but यहाँ RE पे plus H. वेरी गुड, बट यहाँ RE plus RE 2RE. तो यहाँ पे तो 2RE हो जाएगा। तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द माइनस GME अपॉन RE। Yes, sir. तो ये माइनस GME अपॉन RE तो क्या है? Potential. वो तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल है। तो फॉर द गिवन हाइट व्हाट शुड बी द पोटेंशियल? दैट शुड बी phi, Half I. हाफ ऑफ द phi। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, come to the fifth question. If we take the gravitational acceleration at the earth surface is a 10, दिया हुआ है कि आपको on the surface of the earth 10 लेना है, and the radius of the earth is 6400 kilometers, वो भी दिया हुआ है। The decrease in the value of the gravitational acceleration g at the depth 64 kilometer from the surface of the earth। देखो डेप्थ की बात है, देखो
ऑन द सरफेस की बात हो गई, हाइट की अभी मैंने बात कर दी, अब डेप्थ क्या? E into ब्रैकेट में 1 minus D by तो R. डेप्थ के लिए तो आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ डेप्थ, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, ये जो फॉर्मूला था वो सारे डेप्थ के लिए था। एम आई राइट फ्रेंड्स? yes sir, तो देखते हैं, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अर्थ के सरफेस पे 10 लेना है। अब डेप्थ का वैल्यू आपको 64 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर का वैल्यू भी किलोमीटर में ही है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम यूनिट है तो कोई टेंशन नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम यूनिट है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 इंटू 1 माइनस 0.01 आएगा। 64 डिवाइड बाई 6400 मतलब 0.01। इज दैट क्लियर? yes sir, तो ये 1 माइनस 0.01 का मतलब होगा 0.99। तो 0.99 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा भैया? ये 0.01 दैट इज अ 0.99 और इंटू 10 करो तो 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बट पूछा क्या है भैया? पूछा ये है कि हाउ मच इट इज डिक्रीज्ड बाय, हमको इंक्रीमेंट पूछा हुआ है। तो डिक्रीज्ड बाय क्या आएगा, कितना डिक्रीज हुआ था? कितना बोले? 10 था, हो गया कितना? 9.9। तो बोले कितना डिक्रीज होगा? तो फिर 0.1 0.1. मीटर पर सेकंड का, तो डिक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन विल बी 0.1 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। yes sir, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6। what would be the fictitious pseudo acceleration of the body lying on the equator of the earth in the radial direction away from the earth center? देखो, कोई मुझे बताएगा पहले तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? कोई मुझे ये बताएगा पहले तो? Altitude. वो Gravitational. latitude वाला, ये लैटिट्यूड वाला Latitude. टॉपिक है, लैटिट्यूड वाला टॉपिक है। तो आपको पता है कि g vary with the latitude and the value of that can be given by ge into ge minus re omega square o square lambda, if you remember. Am I right friends? किसी को अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला था। तो ये जो था ना वो स्यूडो एक्सेलरेशन था, ये जो था वो रियलिस्टिक था, वो जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ था, और ये वाला जो था वो अवे फ्रॉम द सेंटर था, आपको याद हो तो ये जो था, ये जो है ना वो स्यूडो एक्सेलरेशन है, और मुझे ये फाइंड करना है। तो मुझे वही तो फाइंड करना है कि ये जो फिक्सिशियस जो है स्यूडो एक्सेलरेशन जो है ना वो मुझे फाइंड करना है, तो वो कितना है? तो ये जो स्यूडो एक्सेलरेशन है ना जो, तो वो है आपका आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। बट मुझे ये बताओ कि कौन से पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है? तो बोले इक्वेटर पे फाइंड करना है, लिखा हुआ है देखो, लाइंग ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे लैम्डा कितना था, याद है किसी को? लेटीट्यूड 0. 0 degree, 0, लेटीट्यूड इक्वेटर पे तो 0 था, तो लैम्डा वाज 0। तो कोस 0 क्या होता है भैया? 1. 1 होता है। तो फिर ये जो स्यूडो एक्सेलरेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कोस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो बचेगा क्या? आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर। इज दैट क्लियर yes Yes, sir. फ्रेंड्स? इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, JEE नीट में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है कि आप है ना, ये जो सब जितने भी ऑप्शन है ना उसके सारे ऑप्शंस के यूनिट अलग अलग है, सारे ऑप्शन के यूनिट आपको अलग अलग मिलेंगे। देखो इक्वेशन इस हिसाब से लिखे हुए हैं कि सबके यूनिट आपको अलग अलग मिलेंगे। एक ही यूनिट ऐसा होगा जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, एक ही यूनिट ऐसा होगा जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, बाकी सारे मीटर पर सेकंड या कुछ ऐसे आएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। तो दैट इज द आंसर, बिकॉज हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्या मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ में आया आपको? कभी कभी yes Yes, sir, sir. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट यूनिट के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। ऐसा कभी कभी होता है, एग्जाम में भी ऐसा होता है। तो क्या ये समझ में आया मेरा ट्रिक क्या था? Yes, sir. हाँ,
तो okay, come to the next question. Next question is a really interesting and really important question. Good question. देखो क्वेश्चन क्या है? For the different satellites revolving around the planet in the different circular orbits, which of the following shows the relation between the angular momentum and the orbital radius? मुझे angular momentum and radius के लिए relation चाहिए. चलो एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस. चलो कोई मुझे बताएगा एंगुलर मोमेंटम पहले क्या होता है? R cross P. वेरी गुड. कौन बोला? मानव. वेरी गुड. तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो होता है आर क्रॉस पी. मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाले हम तो हमको क्या मिलेगा? RP sin. तो कैन आई से इट इज आर एम वी साइन थीटा? यस और नो? Yes, sir. बोलता. अच्छा गुड. Yes, sir. सर्कुलर. हाँ, अब जो सर्कुलर जो होता है ना सर्कुलर पाथ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेडियस जो होता है ना रेडियस एंड आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर पाथ में. और यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट ही दिया हुआ है. तो मैं ऐसा बताने चाह रहा हूँ आपको कि ये जो वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है एंड आपको पता है कि मोमेंटम जो होता है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है एंड वेलोसिटी जो होता है ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है. तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेक्टर आर एंड वेक्टर पी के बीच में एंगल कितना है? 90. 90. 90 है. तो अभी आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आर एम RMV. RMV. साइन 90 तो 1 होगा. और मुझे आपको ये बताओ कि ये जो v है वो ऑर्बिटल स्पीड है. तो आपको ये बताना है कि ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है अभी? Upon 2RE. नहीं भैया, रूट जीएमई अपॉन आर. ऑर्बिटल स्पीड लास्ट लेक्चर में तुमने डिस्कस किया. कोई भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड जो होता है वो रूट जीएमई अपॉन आर होता है. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आप देखो न्यूमरेटर में आर का एक पावर है, डिनोमिनेटर में रूट आर है. तो फाइनली एल प्रोपोर्शनल टू, बाकी तो सब मासीस है. देखो जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है. तो आर का अगर रिलेशन निकालना है तो ऊपर एक आर है, नीचे रूट आर है. तो क्या बचेगा? Root R. Root R. रूट आर बचेगा. सो दैट इज द आंसर. आया बात समझ में फ्रेंड्स? इट इज अ गुड क्वेश्चन. Yes. Yes, sir. I had seen this question in many competitive examinations. तो क्या ये चीज आपको समझ आया भैया? Yes, sir. ओके वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है देखो. एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल. देखो स्फेरिकल शेल की बात है, स्फेरिकल शेल की बात है. तो उसके अंदर क्या होता है? तो हमको पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मैं कह सकता हूँ. तो याद करो स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है? याद करो फ्रेंड्स. 2/8. फॉर द स्फेरिकल. G upon R square. अरे भैया आप 0, sir. हाँ, inside the shell the gravitational force is 0 and hence the gravitational intensity is also 0. याद है? Special case, sir. हाँ स्पेशल केस एग्जैक्टली. बट याद करो पोटेंशियल 0 नहीं होगा. भले ही इंटेंसिटी 0 है बट इनसाइड द शेल याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 नहीं होगा. उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था. किसी को याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? Gravitational acceleration जितना था. नहीं नहीं नहीं, graph. पोटेंशियल अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू जो है ना वो सरफेस जितना होता है. याद करो हमने ये ग्राफ भी डिस्कस किया था कि नहीं किया था? इनसाइड द सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. और बाहर के पॉइंट में वो नहीं किया था. नहीं किया था क्या? ये नहीं किया था पोटेंशियल फॉर द शेल.
नो सर. ओके, लेट मी चेक. नोट्स में नहीं है क्या ये? लेट मी चेक, जस्ट लेट मी चेक. हाँ, पोटेंशियल के केस में मैंने नहीं दिया, क्या बात है, ये तो बहुत ही जरूरी है. थ्योरी के में नहीं दिया मैंने क्या? लेट मी चेक. ओके, सही बात है आपकी, नहीं डिस्कस हुआ है, बराबर है, वो देना चाहिए था मुझे. तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है. देखो, किसी को पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है? चलो मुझे पहले डेफिनेशन बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ये चीज आपको 12th में भी आने वाला है. Gravitational potential energy divided by m is known हाँ, as वो ठीक है, वो gravitational ठीक है, बट potential. एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन यह था कि वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटिव टू गिवन अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? दैट वाज द डेफिनेशन. एम आई राइट फ्रेंड? Yes, sir. Yes, तो अभी क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, sir. मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपिक है और ये 12th में भी आने वाला है. देखो, मान लो कि यहाँ पे आपका एट इंफिनिटी कोई मास है और मुझे शेल के अंदर लाना है. शेल के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है, बट शेल के अंदर आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है. एंड वर्क डन कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर और एफ डॉट डी एक्स. ये आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इंफिनिटी से जब आप कोई पार्टिकल या मास को लाते हो तो आपको यहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे फोर्स है. तो फोर्स है तो आपका वर्क जीरो नहीं होगा, बिकॉज फोर्स लग रहा है वहां पे. बट एक बार वो सरफेस पे आ जाएगा, उसके बाद आप उसको कहीं पे भी अंदर ले जाओ, उसके बाद आप सरफेस से कहीं पे भी अंदर के कोई भी पॉइंट पे ले जाओ तो कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा. बिकॉज क्या? बिकॉज एफ इज जीरो इनसाइड द शिप. तो यू नीड टू डू द वर्क ओनली अप टू, यू नीड टू डू द वर्क Surface. फ्रॉम Surface इंफिनिटी टू of the सरफेस. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यूनिट मास को इंफिनिटी से अंदर के कोई भी पॉइंट पे ले जाना है, अंदर के कोई भी पॉइंट पे ले जाना है, तो यू हैव टू डू द वर्क ओनली टिल द सरफेस. मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस ओनली. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अंदर के कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0. नहीं 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 नहीं, अरे पोटेंशियल, constant. मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? तो बोले वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट. इन्फिनिटी से लेके जिस पॉइंट पे लाना है वहां तक कितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द शेल is equal to the work done to bring a unit mass from infinity to a point on the surface. मतलब मुझे अंदर कोई भी यूनिट मास को ले जाना है तो उसके लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा? तो बोले सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क होगा उतना ही होगा. तो मतलब जीरो तो नहीं है, कुछ तो वर्क करना पड़ता है ना, जीरो तो नहीं है, कितना वर्क करना पड़ता है? तो बोले सरफेस पर लाने के लिए जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है. तो वही तो बोल रहा हूं मैं कि अंदर के कोई भी पॉइंट के लिए ये जो वर्क है वो सरफेस तक का वर्क है. मतलब अंदर के कोई भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द Surface of सरफेस. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अंदर के जितने भी पॉइंट है, इनसाइड एवरी पॉइंट इनसाइड द शेल, पोटेंशियल एवरी पॉइंट इनसाइड द शेल is equals to constant and that's value is exactly equals to the potential on the surface. बट सरफेस पे तो पोटेंशियल आपको पता है कि माइनस जी एम अपॉन आर होता है. और बाहर का अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हो तो वो तो आपको पहले से ही पता है कि आउटसाइडर पॉइंट के लिए तो हमको पता ही है फॉर्मूला क्या लिखना है, आपको जी एम अपॉन स्मॉल आर लिखना है. तो ये दोनों चीज को अगर आप मिलाते हो, ये दोनों चीज को अगर आप मिलाते हो तो आपका जो डायग्राम होगा वो ऐसे होगा. पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस आपका नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट रहेगा
फिर उसके बाद क्या होगा, वो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगा विद आर बिकॉज इट प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसके बाद आउटसाइडर पॉइंट के लिए पोटेंशियल आपका जो होता है ना वो 1/r से वेरी होता है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के लिए। आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल शेल आएगा, उसमें सेम टू सेम आएगा। तो पोटेंशियल फॉर अ शेल, तो दिस इज द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, क्या आपको ये चीज समझ में आया अभी? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो एक चीज आपको अभी क्लियर हो गया कि इनसाइड द शेल भले ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल कितना होगा? कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? सरफेस जितना होगा। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. ओके। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, 12th में भी ये आने वाला है। अभी ये माइंड में सेट कर दो कि कोई भी शेल है तो उसके अंदर भले ही ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस जितना होगा। और उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बताया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो अब देखो तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वैलिड होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ऑप्शन हाँ, इंटेंसिटी जीरो, पोटेंशियल नॉन जीरो। डी। हाँ, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज जीरो एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉन जीरो बट इक्वल, बट कांस्टेंट, बराबर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। फाइन। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 9, which of the following alternatives represent the dimensional formula of the gravitational potential and potential energy? तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखना रह गया है, पोटेंशियल लिखना रह गया है। ये क्या हुआ? ओके, आ गया? No, sir. अभी आया sir. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोटेंशियल लिखना रह गया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब वर्क पर यूनिट मास, मतलब केजी, जूल पर केजी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी होती है, एनर्जी का तो जूल ही होता है। तो एक का होगा जूल पर केजी होगा और दूसरे का होगा जूल। यहाँ पे पोटेंशियल लिख देना रह गया है। तो एक का होगा जूल पर केजी, एक का होगा जूल। तो जूल पर केजी मतलब m0L2T-2 और दूसरे का होगा m1L2T-2। इज दैट इट इज करेक्ट चॉइस? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। ओके, फाइन। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो चलो, कोई प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? Centripetal force is linear equal to constant, aerial velocity and angular momentum are constant, linear speed and aerial velocity are constant। देखो क्या आएगा, चलो बताओ मुझे। अगर कोई प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है तो हमको पता है कि उसका, याद है केपलर सेकंड लॉ, Aerial speed. एरियल हाँ, स्पीड। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो एरियल वेलोसिटी होता है, एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन per unit time is the called area velocity and that वो भी constant होता है। and that is a constant if you remember। तो ऐसा कोई Option B. मोमेंटम भी कांस्टेंट है, एरिया वेलोसिटी ऑप्शन बी। कौन सा आएगा? B option ना। ऑप्शन बी आएगा, बी। ऑप्शन बी आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
two satellites revolving around the planet in the same orbit having the ratio of their masses m1 upon m2 is equals to 1 by 2. The ratio of their orbital velocity. चलो आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चलो एनीबॉडी? सैटेलाइट root GME by R. root GRE. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको पता है कि सैटेलाइट के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो रूट GME अपॉन R है। तो आप देख सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। सैटेलाइट के खुद के मास के ऊपर वो डिपेंडेंट है ही नहीं। हाँ, वो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बट वो सैटेलाइट के खुद के मास ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। तो मास का रेशियो चाहे कोई भी हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों का ऑर्बिटल रेडियस सेम है। देखो रेडियस तो दोनों का सेम ही है, रिवॉल्व विद द सेम रेडियस, मतलब रेडियस तो सेम ही है दोनों का। तो फिर व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ v1 upon v2? Option A 1. 1:1 will be the answer because उसके खुद के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Is that clear? Yes. कि मास सैटेलाइट का जो है वो मैटर नहीं करेगा। सैटेलाइट के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो उसके खुद के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिस प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व हो रहा है तो वो प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे दोनों सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब मास ऑफ द प्लैनेट विल बी रिमेन्स द सेम, ऑर्बिटल रेडियस भी उसका सेम ही है, तो फिर उसका रेशियो 1:1 आएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन। Yes, sir. देखो क्या लिखा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r is a t, then the period of a satellite in the orbit 4r is t dash, then t dash equals to what? देखो यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस एंड पीरियोडिक टाइम की बात है, तो आपको दिल में से आवाज आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कोई बताएगा? Kepler's third law. वेरी गुड। तो केप्लर्स थर्ड लॉ शोज दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टी डैश स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर डैश क्यूब होगा भैया। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा होगा कि टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर द होल क्यूब। चलेगा भैया? Yes, sir. अब आर डैश हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4R. 4R. तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रूट भी निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज अ टी डैश अपॉन डी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो टी डैश अपॉन डी क्या रहेगा? तो पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा उसका? 80। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, आया बात sir. समझ में? Yes, sir. ओके फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन देखो क्या है। A radius of two planets are r1 and r2 respectively. Their densities are ρ1 and ρ2. The gravitational acceleration on their surfaces are g1 and g2. Then what is the ratio of g1 and g2? तो आपको पता है कि कोई भी प्लैनेट है तो उसका ऑन द सरफेस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? GME by R. GMM upon RE. वो आप जो बोल रहे हो वो अर्थ के लिए है, बट कोई भी प्लैनेट अगर सोचते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर, वेयर M इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. ओके। और यहाँ पे मुझे है ना डेंसिटी के फॉर्म में लाना है, बिकॉज क्वेश्चन में डेंसिटी का मेंशन है। Rho. मास इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस और नो? Yes, sir. तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा Yes, sir. पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो।
तो हमने वैसे ये फॉर्मूला एक बार डिराइव किया हुआ है, फिर भी 4/3 पाजी, 4/3 पाजी आर क्यूब अपॉन आर, मतलब एक आर बचेगा, रो बचेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जी प्रोपोर्शनल टू, जो देखो ये 4/3 पाई एंड जी तो कांस्टेंट है, तो जी प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर, तो इसका मतलब कि G1 अपॉन G2 इज इक्वल्स टू रो 1 R1 अपॉन रो 2 R2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Option A. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक 14th क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहा है, 14th क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट काइंड ऑफ Yes, रिलेशन sir. बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द रेडियस, वो सेम क्वेश्चन आई थिंक वो वहां पे था। ओके ये था ना, ये सेकंड क्वेश्चन वही तो है। ओके Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर है, तो वो उसके लिए मैं पहले से ही एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसको अभी यहाँ पे एंड करता हूँ।